वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे होम साइंस के बारे में। ऐसे छात्र छात्राएं जो कि बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में हैं, उनसे रिलेटेड हो गया है वीडियो। आपको बता दूँ कि आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग या आपके सिलेबस में जो पढ़ना होता है बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में, उसमें आपको पढ़ना क्या होता है गृह विज्ञान के अंतर्गत यानी होम साइंस में आपको पढ़ना होता है इंट्रोडक्शन टू क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स। इसके अलावा आपको फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में भी जानना होता है। क्या होता है फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, क्या होता है क्लोथिंग, क्या होता है टेक्सटाइल्स, इन सभी के बारे में जानने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से रहेगा। इसके अलावा जो सिलेबस में आपके संकलित है उसी सिलेबस से 14 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे लगातार परीक्षा में प्रश्न आते हैं उनको यहाँ पर मैंने रखा है और उन्हीं पर चर्चा करने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। कुल मिलाकर के 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज जो है मैं हर सब्जेक्ट की चला रहा था, तो आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जी होम साइंस की वीडियो भी दीजिए। तो होम साइंस के लिए खास करके पूर्ण रूप से है बीए फर्स्ट ईयर के जो सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्र हैं हमारे, उनके गृह विज्ञान में आपको हिंदी में अगर जाने तो वस्त्र विज्ञान के बारे में जानना होता है। ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम वस्त्र के बारे में पढ़ते हैं, वस्त्र कैसे बना, वस्त्र में जो धागे लगते हैं कहाँ से आए हैं, उन धागों की कताई कैसे होती है, उन धागों की बुनाई कैसे होती है, वो धागे बनने की प्रक्रिया क्या होती है, इन सभी के बारे में जानना होता है आपको वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत। इसके अलावा परिधान माने होता है कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, किस समय कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, ठंडी में कैसा कपड़ा, गर्मी में कैसा कपड़ा, ठीक है। तो परिधान को प्रभावित करने वाले बहुत सारे तत्व भी होते हैं, उन तत्वों के बारे में। तो परिधान माने होता है परिसज्जा, वेशभूषा, ये सब, तो इसके बारे में जानना है। तो इसी का हमको परिचय जान लेना, इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसके अलावा परिवार संसाधन प्रबंध का मतलब होता है कि जब एक गृहिणी जो है एक प्रकार से अपने घर को चलाने का काम करती है तो उसी समय उसको कई प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है और उन्हीं संसाधनों को परिवार के नियोजन या परिवार संसाधन प्रबंध कहते हैं, यानी कि जिसको आप बोलते हैं फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी फैमिली को चलाने के लिए जिस प्रकार मैनेजमेंट में जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है, रिसोर्स। और रिसोर्स की बात की जाए तो एक गृहिणी जो होती है, जैसे उसके पास मैंने रखा है यहाँ पर, अभी देखिएगा, कार्य सरलीकरण एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक के अंतर्गत आपको जैसे प्रेशर कुकर आजकल नवीन आविष्कार हो गया है, और एक प्रकार से आपको पता होगा जो लाइट से चलने वाला चूल्हा होता है, क्या कहते हैं उसको, इंडक्शन। तो इंडक्शन पर आप रख देती हैं, तुरंत खाना बन करके तैयार हो जाता है, बटन दबाना रहता है। पहले की औरतें क्या करती थी, पहले की औरतें चूल्हा जलाती थी, लकड़ी पहले जा करके व्यवस्थित करती थी, लकड़ी लाती थी, फिर चूल्हा जलाती थी, उसके बाद में फिर भोजन पकाती थी। हालांकि वो भोजन स्वादिष्ट भी ज़्यादा होता था। आज का भोजन उतना स्वादिष्ट इसलिए नहीं, चूँकि इंडक्शन और जो है हम लोग गैस और स्टोव पर खाना बना रहे हैं। स्टोव का ज़माना भी चला गया। शायद आप में से कोई स्टोव जानता हो। स्टोव होता था पहले मिट्टी का तेल उसमें भर करके ऐसे पंप किया जाता था बार बार उसको, तब जा करके वो जलता था। बड़ी लंबी प्रक्रिया होती थी उसमें भी, ठीक है। पहले जब किसी के यहाँ कुछ ठनता बनता था, जैसे किसी के यहाँ तिलक है, तो पहले ये राड वगैरह तो होते नहीं थे, मुझे याद है जहाँ तक मैं बताऊँ, तो गैस जलता था। गैस क्या होता है, यही छोटा 5 लीटर वाला जो गैस का होता है सिलेंडर, उसी को जला करके पूरा लगन पार हो जाती थी। तो पहले कुछ इस प्रकार से व्यवस्थाएं थी। लेकिन कार्य सरलीकरण में क्या हुआ है कि जैसे जैसे वैज्ञानिक आविष्कार बढ़ते गए हैं वैसे वैसे मनुष्य या जो गृहिणियां हैं उनके जीवन में भी परिवर्तन आए हैं, उनके रिसोर्स में भी परिवर्तन हुए हैं। और संसाधन जो कहते हैं उसी को अंग्रेजी में रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्सों में परिवर्तन के साथ साथ समय की बचत भी हुई है, और समय के बचत के साथ साथ उनको एक प्रकार से थकान का भी अनुभव कम होने लगा है पहले की अपेक्षा। पहले चक्की नहीं थी, पहले लोग जाता होता था, उसी से एक प्रकार से औरतें सुबह सुबह 4 बजे उठती थी और गाना भी गाती थी। साथ साथ सभी गांव की औरतें 3-4 घर का एक चक्की होती थी, उसमें जा करके सुबह सुबह आटा पीसती थी और पूरे दिन का आटा पीस लेती थी। फिर अगले दिन जो है नेक्स्ट दिन फिर यही प्रक्रिया होती थी। तो इस प्रकार से प्रोसेस चलता था। तो उसमें स्त्रियां थक भी जाती थी। स्त्रियों का एक प्रकार से जिम वगैरह जो होता है, आजकल तो स्त्रियां भी जिम जा रही, तो पहले जिम लोग नहीं जाते थे, ना जिम की कोई प्रचलन व्यवस्था थी। पहले लोग देसी काम कर करके ही जिम कर लिया करते थे।
तो यही सब होता है। तो ये सब पढ़ना होता है। परिवार संसाधन प्रबंध के अंतर्गत नए नए तकनीकों का विकास हुआ, प्रेशर कुकर से लेकर के पहले बटुली में, बटुली जानते हैं, कढ़ाई में बटुली और कढ़ाई दो चीज़ें होती। तो कढ़ाई में बनती थी सब्जी और बटुली में बनती थी क्या जानते हैं, चावल और दाल बटुली में बनती थी। बटुली एक प्रकार से ऐसे होती थी कुछ बनावट करके, मैं आपको अगर दिखाने का प्रयास करूँगा, यहाँ पर मैं बनाता हूँ तो एक ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, ऐसे होती थी बटुली, ठीक है, और इसके नीचे से ताप दिया जाता था, ठीक है, और इसमें यहाँ तक पानी भर करके और यहाँ तक चावल भर दिया जाता था। फिर चावल जो है उसको अदहन कहते थे, वो एक प्रकार से उबलता था, तो फिर एक प्रकार से बनता था चावल। इसी प्रकार से दाल भी बनाई जाती थी बटुली में। लंबा समय लगता था, ज़्यादा ईंधन की खपत होती थी, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है, जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ये सब कार्य सरलीकरण हुआ है, कार्य बहुत सरल हो गया है, थकान भी अब कम हो गया है और गृह प्रबंध में थोड़ा सा सरलता आई है। पारिवारिक बजट भी दूसरे तरीके से बदला है आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो। इन समस्त चीज़ों से बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं को हमको समझना है और 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो मैंने इसीलिए आपको इतना लंबा थोड़ा सा बता दिया बीच में, क्योंकि जब तक आप पेपर के नाम को नहीं जानेंगे, वस्त्र विज्ञान क्या है, परिधान क्या है और परिवार संसाधन प्रबंध क्या है, तब तक आप मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप लोग और चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले जब भी आप कोई चीज़ पढ़े तो उसका, मेरे पिताजी हैं वो कहा करते थे कि, मतलब कहा करते हैं, हमेशा अभी भी कहते हैं कि जब भी कोई चीज़ पढ़ो तो ऐसे किसी कान पूंछ जो भी है सब पकड़ते चलो। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे कि जब कोई चीज़ पढ़ो तो यहाँ से मत पढ़ो। जैसे कोई पुस्तक है या कोई भी चीज़ यहाँ पर रखी है तो उसका शुरुआत से ऊपर से लेकर के और लास्ट तक जो है देखने का प्रयास करो। तो ऊपर से लेकर के और जितना लिखा हुआ है दफ्ती से लेकर के जितना ऊपर लिखा हुआ है वहाँ से स्टार्ट करो और लास्ट तक पढ़ते चले जाओ। मतलब कि एक भी चीज़ छोड़ो मत। तो वो होता है ठीक इसी प्रकार से, जैसे आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो आप पूरा पढ़ें, ठीक है, पूरा पढ़ें। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि इसके बारे में मैं 6-7 मिनट आपको ज़रूर समझाऊंगा और इसी में थोड़ा सा 6-7 मिनट समय लगा, क्योंकि इसको अगर आपने समझ लिया तो ये 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने में उतने ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा और सरल तरीके से आप उसको समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए चर्चा करने का प्रयास करते हैं विस्तार से जानते हुए। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है, आपको बता दूं, पहला टॉपिक है वस्त्र विज्ञान का अर्थ, परिभाषा और विषय क्षेत्र। वस्त्र विज्ञान क्या है? वस्त्र विज्ञान की अगर बात की जाए, वस्त्र विज्ञान जो होता है मेरे भाई, जिस विषय के अंतर्गत वस्त्रों का निर्माण करने वाले प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों का, वस्त्र निर्माण की समस्त विधियों का, वस्त्र की पारस्कृत और परिसज्जा का, वस्त्रों के रख रखाव का, वस्त्रों का कैसे संग्रह करना है, वस्त्रों की उचित प्रकार से धुलाई कैसे करनी है व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक अध्ययन इन्हीं सब का किया जाता है, उसी को बोलते हैं वस्त्र विज्ञान। तो वस्त्र विज्ञान में हम कपड़े की कटाई से लेकर के धागे के प्रकार, बुनाई के प्रकार, उसमें वर्तमान की बुनाई और प्राचीन बुनाई और यहाँ तक कि भविष्य में आने वाली बुनाइयों के बारे में भी, भविष्य में आने वाली बुनाइयों के बारे में नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं पे कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई, इन सभी चीज़ों के बारे में आप वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। इन सभी चीज़ों का, धागे कैसे बने हैं, उन धागों से वस्त्रों का निर्माण कैसे हुआ है, निर्माण की पूरी प्रक्रिया हमको समझनी है। यहाँ तक कि सिलाई मशीन जो है, सिलाई मशीन का चित्र का वर्णन भी आपसे प्रश्न पूछता है एग्जाम में। तो ये सब चीज़ आपको पढ़नी पड़ती है और वस्त्र विज्ञान यही है। वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत यही सब चीज़ें आपको देखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको वस्त्र विज्ञान के बारे में यहाँ पर जान लेना है। तो पहला टॉपिक हो गया हमारा वस्त्र विज्ञान। दूसरा टॉपिक है हम लोगों का कौन सा है भाई? दूसरा टॉपिक है वस्त्र तंतु। तंतु का मतलब होता है जैसे कि ऐसे रेशे जिसको कहते हैं जिससे धागों का निर्माण होता है। तो कई प्रकार के तंतु होते हैं। तंतुओं के परिभाषा, गुण, प्रकार और विशेषताओं को हमको समझ लेना है। बात करें अगर हम तंतुओं की, तो तंतु जो होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के तंतु होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक तंतु और एक होते हैं आपके प्राकृतिक तंतु एक होते हैं और एक होते हैं कृत्रिम तंतु। तो जो प्राकृतिक तंतु होते हैं उनकी अगर बात की जाए, तो जो प्राकृतिक तंतु होते हैं उनकी अगर बात करें तो उसमें वनस्पतियों के द्वारा कुछ तंतु बनते हैं,
कुछ तंतु आपके जंतुओं के द्वारा बनते हैं और कुछ तंतु जो होते हैं आपके खनिजों के द्वारा बनते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के तंतु हो गए। कौन कौन से भैया? प्राकृतिक तंतु में प्राकृतिक तंतु 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वनस्पतियों से जो तंतु का निर्माण होता है वो, दूसरा प्राणियों से जिन तंतुओं का निर्माण होता है वो यानी जांतु तंतु, और एक होता है खनिजों से बनने वाले। अच्छा, वनस्पतियों से कौन कौन से तंतु बनते हैं? जैसे कुछ वनस्पति में भी एक बीज वाले मतलब बीज से बनने वाले जो रेशे हैं तंतु हैं वो, और एक तने से बनते हैं। तो बीज से बनता है आपका कपास, यानी बीज से कौन बनता है? कपास जो तंतु है ये एक प्रकार से प्राकृतिक तंतु तो है ही, वानस्पतिक तंतु है और बीज से बनने वाला तंतु है कपास। जबकि बात की जाए लिनन की, जूट की, हेम्प की, तो लिनन, जूट, हेम्प ये सब जो हैं ये सब बनते हैं भाई किससे? ये सब तने से बनते हैं। प्राकृतिक जो तंतु होता है उसमें तना होता है और उन्हीं तने से प्राकृतिक तंतुओं में खास करके जो वानस्पतिक तंतु होते हैं उसी वानस्पतिक तंतु में मैंने आपको बताया कि एक तो बीज से तंतु बनते हैं जिसमें कपास का नाम आता है, और एक तने से बनते हैं उनमें आता है जूट का, हेम्प का, इन सभी का। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लिनन का भी नाम उसी में आता है। तो ये हो गए आपके वानस्पतिक तंतु की मैंने आप बात करी। और दूसरे जो तंतु होते हैं जांतु तंतु। जांतु तंतु में आपको पता होगा जंतुओं से जो बनने वाले हैं, जैसे जंतुओं की जो बाल होते हैं, जंतुओं की जो खाल होती है, इससे भेड़ से बनता है। तो ऊन और जो एक प्रकार से जो ऊन होते हैं और खास करके जो रेशम, आपको पता होगा रेशमी कीड़ों से बनते हैं। तो रेशम और ऊन जो होते हैं भेड़ों की जो ऊपर की बाल होते हैं उन्हीं बाल से ऊन का निर्माण होता है, और रेशम जो रेशम की कीट होते हैं उनसे बनते हैं। तो कुल मिला करके रेशम और ऊन जो होते हैं ये किससे बनते हैं? ये जांतु तंतु है, मतलब जंतुओं से बनने वाले तंतु हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, जंतुओं से इनका निर्माण होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए, इसके अलावा जैसे मैंने बताया खनिजों से बहुत सारे तंतु बनते हैं। खनिजों से जैसे सोना, चांदी से भी एक प्रकार से तंतुओं का निर्माण होता है और उनसे भी वस्त्र बनाए जाते हैं, लेकिन बड़ी महंगी प्रोसेस है और उसको लोग नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा कृत्रिम तंतु की अगर बात की जाए, मानव के द्वारा निर्मित तंतु होते हैं, मनुष्य जिसको बनाते हैं उसमें आप देखते हैं मानव के द्वारा निर्मित एक तंतु होता है जिसमें आपका रेयान आता है, और कुछ रासायनिक तंतु होते हैं। कृत्रिम तंतु में रासायनिक विधि का प्रयोग करके हम जिन तंतुओं का निर्माण करते हैं उनको कहते हैं रासायनिक विधि वाले तंतु। अच्छा, रासायनिक विधि से कौन कौन से तंतुओं का निर्माण होता है? तो उसमें आपको पता होगा कई प्रकार के तंतु, जैसे कि नायलॉन हो गया, रेयान हो गया। ठीक है, सॉरी रेयान बोला हूँ। रेयान तो मानव के द्वारा निर्मित तंतु है, रासायनिक विधि का प्रयोग करके नहीं, वैसे बनाया जाता है। नायलॉन, डेक्रान, एक्रिलान और आरलान, ये सब जो है खास करके नायलॉन जो होता है ये रासायनिक विधि से बनाने वाला सबसे प्रचलित जो तंतु है वो इसमें आता है। तो वस्त्र तंतु की परिभाषा इस प्रकार से आपने समझा, जाना और परखा। मैंने बताया वस्त्र तंतु की परिभाषा, गुण, प्रकार और विशेषताएं। प्रकार आपको ज़्यादा समझना था, तो कुल मिलाकर के ये तो होते हैं तंतु। तंतु माने होता है रेशा, जिन रेशों का प्रयोग करके आप वस्त्रों का निर्माण करते हैं उनको तंतु कहते हैं, उनको रेशे कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ख़ास करके वस्त्र तंतुओं को एक प्रकार से जैसे सौंदर्य विषयक मूल्यों की जानकारी गृहिणी की होनी चाहिए, जिससे वो स्पर्श करके उसके बनावट को, उसके रंग को देख करके वो पहचान जाए कि किस प्रकार का तंतु है। और तंतुओं में एक प्रकार से आप देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में तंतुओं से आते हैं, तो इसको आपको पढ़ना परम आवश्यक होता है। तो ये हो गया आपका तंतु। ठीक है, आगे देखिएगा, अब इन्हीं तंतुओं से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तीसरा टॉपिक जो है वो टॉपिक कौन सा है आपका? प्रश्न है मतलब तंतु है प्रोटीन तंतु, यानी प्रोटीन से जो बनने वाले तंतु हैं। अच्छा, प्रोटीन से बनने वाले तंतुओं में जैसे ऊन का नाम आता है, ऊन हो गया, और इसके अलावा एक मैंने और आपको बताया था रेशम। ठीक है, तो ऊन और रेशम के निर्माण की प्रक्रिया, खास करके यहाँ पर रेशम भी हमने रखा है, लेकिन ऊन के निर्माण की प्रक्रिया आपको समझनी है, और गुण उसका और उसका उपयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ऊन जो होता है ये एक प्रकार से भेड़ों के खाल से भी बनाया जाता है, तो ऊन के बारे में आपको यहाँ पर जान लेना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऊन किसे कहते हैं, ऊन कैसे कैसे बनता है, ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोगों को जान लेना है, तभी सही तरीके से हम परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। और ऊन की अगर बात की जाए तो ऊनी वस्त्र जो बनाए जाते हैं खास करके वो ठंडी में पहने जाते हैं, गर्म वस्त्र होते हैं, ये छोटे रेशों से बनते हैं। और आप देखिएगा ये वस्त्र नरम होते हैं, रोएदार होते हैं, इनमें रेशों को कंघी करके पूर्ण रूप से समानांतर किया जा सकता है। और आपको बता दूं कि ये ढीले होते हैं और कम ऐंठन वाले धागे, मजबूती में कम भी होते हैं इनमें।
तो कहीं ना कहीं पे इसको स्त्रियां जो होती हैं सिलाई वगैरह लेकर के इसको घर पर भी बीन सकती हैं। तो ऊनी वस्त्रों के लिए रेशों को सुलझाया जाता है, ठीक है। और ऊनी वस्त्रों की बात की है तो ताप के अच्छे वाहक होते हैं। ताप का प्रभाव की अगर बात की जाए तो अधिक तेज इस्त्री करने पर तथा गर्म पानी से धोने पर इनके तंतु जो होते हैं खराब हो जाते हैं, खास करके जो ऊनी रेशे होते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादा धूप भी नहीं ज़्यादा ताप अगर आप इस पे देंगे तो फिर दिक्कत की बात है, ऊनी तंतु खराब हो जाएंगे। धूप का प्रभाव भी इस पर एक प्रकार से इसका रंग उड़ा देता है, रगड़ने का भी इसका प्रभाव पड़ता है। अगर 30% नमी होती है तो ऊनी तंतु अपने अंदर छिपा लेते हैं इसको और महसूस नहीं हो पाता। मतलब 30% तक अगर आप देखिएगा ऊनी तंतु जो होते हैं ठंडियों को अपने अंदर समा लेते हैं, एग्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ऊनी तंतु के निर्माण की प्रक्रिया और गुण, उसका उपयोग आपको देखना है। यही सब आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। ऊन की बात की जाए तो ऊनी वस्त्र यही होते हैं और ऊनी वस्त्रों के निर्माण की प्रक्रिया जो होती है लंबी प्रोसेस है। आपको बता दूं, ऊन जो होते हैं एक तो भेड़ों के शरीर से ऊन काट करके बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद में उसकी छटाई और ग्रेडिंग की जाती है, फिर उसके बाद में उसको साफ़ सुथरा किया जाता है, फिर उसके बाद में उसको सुखाया जाता है। साफ़ हो जाने के बाद में ऊन को सुखा लिया जाता है और सुखाते समय ध्यान रखा जाता है कि इतना ना सूख जाए कि एकदम कड़ा हो जाए, वो मतलब थोड़ा सा गीला रहे, उतना ही सुखाया जाता है। फिर ऊन को सुखाने के बाद में तेल देना अथवा उसको चिकनाना कहते हैं जिसको, मतलब कि जो है उसको फिर चिकनाया जाता है तेल लगा करके इस प्रकार से। फिर उसके बाद में उसको रंगा जाता है, उसको रंग दिया जाता है कि भाई किस रंग का ऊन बनाना है, फिर उसको रंग मिलाया जाता है। फिर इस प्रकार से ऊन का निर्माण होता है। फिर वो उसकी धुनाई की जाती है, फिर उसकी कंघी की जाती है, फिर उसको घुमाया जाता है, ठीक है। फिर उसकी कताई की जाती है, फिर बुनाई होती है और उसके बाद में फिर ब्लीचिंग और परिसज्जा होती है। और फिर जा करके परिष्कृत और परिसज्जा के बाद में आपको बता दूं फिर ऊनी वस्त्रों का निर्माण होता है। तो ये लंबी प्रक्रिया है, लंबा प्रोसेस है ऊनी वस्त्रों के निर्माण की प्रक्रिया। इसका उपयोग भी है, इसका गुण भी है और ठंडियों में खास करके इसका उपयोग होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। अगला प्रश्न जो है आपका वो कौन सा है भाई? अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपका क्या है भाई? देखेंगे मतलब अगला टॉपिक जो है तो ऊनी वस्त्रों को लेकर के ऐसे प्रश्न आपसे आएंगे, उसके उपयोग को लेकर के, उसके गुण, उसकी प्रक्रिया को लेकर के। अच्छा, रेशम क्या है, जिसको सिल्क कहते हैं अंग्रेजी में, उत्पादन विधि, गुण के बारे में इसके जान लेना है। ऊनी वस्त्र रेशम के बारे में। रेशम की अगर बात की जाए तो रेशमी जो वस्त्र होते हैं इसको सिल्क कहते हैं और एक प्रोटीन या जांतो तंतु होता है। ये सहतूत के वृक्ष पर पलने वाले जो कीड़े होते हैं उन्हीं कीड़ों से इसको प्राप्त किया जाता है। और रेशम के वस्त्र ये सुंदरता के लिए, लचीलेपन के लिए और मुलायम होते हैं, चिकना होता है ये, इसीलिए लोग इसको पसंद करते हैं, आकर्षण होता है ये कहते। और इसीलिए इतने सारे क्वालिटी इसके अंतर्गत होती है, इसीलिए वस्त्रों का राजा भी रेशम को ही कहा जाता है। ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यानी रेशम को वस्त्रों का राजा कहा जाता है और ये मुलायम होता है। अगर आप इसको छुएंगे तो बड़ा अच्छा महसूस होता है, इसीलिए खास करके रेशमी जुल्फ़ों की बात की गई है। आप अगर गानों वगैरह को देखेंगे, जो ये रेशमी जुल्फ़ें, शरबती आँखें, तो रेशमी जुल्फ यानी रेशम से ही क्यों तुलना की गई, ऊन से क्यों तुलना नहीं की गई बालों की, स्त्रियों के? या इसके अलावा और भी तमाम सारे तंतु, रियान है, लिनन है, ठीक है, जूट है, इन सभी से तो तुलना नहीं की गई। किससे की गई? केवल रेशम से की गई। ये रेशमी जुल्फ़ें, शरबती आँखें, तो रेशमी जुल्फ़ें मतलब होता है बहुत मुलायम, बहुत चिकने, बहुत कहते हैं कि तुम्हारे बाल बड़े सिल्की हैं, सिल्की मतलब मुलायम है, तो वो रेशमी जुल्फ़ों की बात वहाँ पर हो रही है। अंग्रेजी में सिल्क कहते हैं, हिंदी में उसी को रेशमी कहते हैं। तो रेशम के जो वस्त्र होते हैं बड़े ही मुलायम होते हैं और बहुत ही चिकने होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही एक प्रकार से चमकदार होते हैं और इसी कारण से लोग रेशमी वस्त्र पहनना भी पसंद करते हैं। तो रेशमी वस्त्रों की अगर बात की जाए तो रेशमी वस्त्र जो होते हैं मेरे भाई, रेशमी वस्त्रों की उत्पादन की अगर विधि की बात की जाए तो खास करके डॉक्टर प्रमिला वर्मा इसके बारे में कहते हैं कि अपनी मजबूती, अपने चिकनेपन और कोमलता, आकर्षण, चमक, विलक्षणता
आदृढ़ता, उत्कृष्टता, लचीलापन तथा सुंदर ढंग से लटकनशीलता की विशेषता के कारण से रेशम या सिल्क को सभी वस्त्रों की रानी भी कहा जाता है। सभी वस्त्रों का राजा तो कहा ही जाता था, लेकिन सभी वस्त्रों की रानी भी इसी को कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई प्रकार की क्वालिटियाँ होती हैं, मजबूती होती है, लचीलापन होता है, चमकदार होता है रेशम। तो ये होता है रेशम। रेशम की अगर बात की जाए तो कीड़ों का पहले पालन किया जाता है, उसके बाद में ककूनों की कुटाई, एक प्रकार से छटाई की जाती है। छटाई करने के बाद में फिर गोंद ढीला किया जाता है इसका, फिर धागे लपेटना शुरू किया जाता है, उसके बाद में सिल्क धागों का निर्माण किया जाता है, फिर गोंद को हटाया जाता है, फिर वज़न बढ़ाया जाता है इसका, फिर उसके बाद में सिल्क के वस्त्रों की अगर बात की है तो सिल्क के वस्त्रों का खास करके उसकी पारिष्कृति और परिसज्जा की जाती है, फिर उसके बाद में उन वस्त्रों पर छपाई की जाती है और इस प्रकार से फिर वस्त्रों का निर्माण होता है। रेशमी वस्त्र जो होते हैं बड़े अच्छे होते हैं पहनने में भी, लेकिन इसके कई सारी चीज़ें भी होती हैं। तो ये होते हैं रेशमी वस्त्र। बात की जाए अगले वस्त्रों की, तो अगला वस्त्र आपका कौन सा है भाई, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। देखिए यहीं पर एक टॉपिक मैंने और लिख दिया है, ये भी टॉपिक था आपका छूट रहा था, इम्पोर्टेंट टॉपिक है कपास। काटन के वस्त्र आप लोग बहुत पहनते होंगे, और काटन जो है एक प्रकार से सबसे ज़्यादा पहने जाने वाला वस्त्र भी एक प्रकार से मान सकते हैं आप। काटन की अगर बात की जाए तो काटन जो होता है खास करके इसकी अगर बात करें तो इस तंतु की प्राप्ति कपास के पौधों से होती है। आपको बता दूं कपास का पौधा होता है, कपास की खेती होती है। आप देखिएगा काली मिट्टी में अधिक मात्रा में कपास की कृषि की जाती है। आपको पता होगा दक्षिण भारत में काली मिट्टी का निर्माण होता है जब ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, तो ज्वालामुखी के उद्गार के फलस्वरूप काली मिट्टी का निर्माण होता है, और उसी काली मिट्टी से क्या होता है, उसी काली मिट्टी में कपास की कृषि अत्यधिक की जाती है। और कपास जो होता है इसके पौधे के जब फूल झड़ जाते हैं तब कोए निकाले जाते हैं इसमें से, और इन कोओं के चारों ओर कपास का रेशा चिपका रहता है, और जो समस्त बीज को घेरे हुए होता है। तो और कपास के जो कोए होते हैं उन कोओं को फटने से पूर्व एकत्र कर लिया जाता है, उनको इकट्ठा कर लिया जाता है, और उसके बाद में बिनौले अलग करने हेतु गांठ बांध करके मशीनों में उसको भेज दिया जाता है। मशीनों में भेजने के बाद में वहाँ पर रुई धुन करके छोटे और कड़े तंतु अलग कर लिए जाते हैं, उसकी पुनिया बना ली जाती है। फिर उसके बाद में जो पुनिया तैयार की जाती है उन पुनियों को मशीनों के द्वारा खींच करके ऐंठन दे करके उस सूत को काट लिया जाता है। स्पिनिंग जो विधि होती है, स्पिनिंग विधि कर ली जाती है। फिर उसके बाद में सूत को कपड़ा बनाने के लिए मशीन पर भेज दिया जाता है, और कपास के बने वस्त्र जो होते हैं वो बहुत ही उपयोगी हैं, विश्वव्यापी हैं। पूरे संसार में लोग कपास के वस्त्रों को धारण करते हैं, पहनते हैं, और इसके निर्माण में कोई अधिक व्यय भी नहीं आता है। बहुत सरल तरीके से कपास के पौधों से इसकी एक प्रकार से बुनाई, मतलब इन वस्त्रों की एक प्रकार से इन वस्त्रों को बड़े सरल तरीके से बनाया जा सकता है, मतलब कि ज़्यादा व्यय नहीं है, कम खर्चीले हैं ये, ठीक है। सूती वस्त्र सस्ते हैं और सस्ते हैं, इसीलिए लोकप्रिय भी हैं, मतलब लोग इसको ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। सूती वस्त्रों की उपयोगी भी हैं और एक प्रकार से गर्मी ठंडी दोनों के लिए उपयोगी होते हैं सूती वस्त्र। सूती वस्त्रों के बारे में यही सब चीज़ें आपको बतानी है, और सूती वस्त्र जो है खास करके ये इसीलिए उपयोगी है। इसके अलावा बात की जाए अगला जो टॉपिक है आपका वो है कौन सा भाई, अगला जो टॉपिक है वो है रेयान। रेयान की अगर बात की जाए तो रेयान किसे कहते हैं भैया, रेयान जो होता है, रेयान की अगर बात की जाए तो रेयान के निर्माण की प्रक्रिया और विशेषताओं को आपको जानना है। रेयान किसे कहते हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। रेयान क्या है भाई, रेयान के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो रेयान से आप थोड़ा सा एक प्रकार से तैयारी कर लीजिएगा अपनी रेयान के बारे में। रेयान जो होता है इसकी अगर बात की जाए तो रेयान भी बड़ा उपयोगी तंतु माना जाता है। इसके निर्माण की प्रक्रिया और विशेषताओं को आपको खास करके पढ़ लेना है। रेयान जो है वो मानव के द्वारा निर्मित एक प्रकार से तंतु है, और ख़ास करके रेयान की अगर बात की जाए तो रेयान जो है वो इस तंतु की खोज जो है प्राकृतिक तंतुओं जैसे कपास की हुई है, जैसे ऊन की हुई है, जैसे रेशम की हुई है, जैसे सन की उत्पत्ति हुई है, ठीक उसी प्रकार से एक तंतु है रेयान भी, ठीक है। 1960 ईस्वी के लगभग में सुझाव आया था कि ऐसे तंतु का निर्माण किया जा सकता है जिसका प्रयोग रेशम के स्थान पर हो सकता है, और इस प्रकार के कृत्रिम तंतु को बनाने के लिए कई प्रयोग एवं प्रयत्न किए गए, और अंत में कई जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा खास करके रेयान की उत्पत्ति होती है, रेयान का निर्माण किया जाता है। तो रेयान एक प्रकार से आप मान करके चले कि सिल्क जैसा एक प्रकार से होता है, लेकिन
सिल्क जो है ज़्यादा उपयोगी है और प्राकृतिक है, जबकि रियान जो है वो मानव निर्मित है और उतना उपयोगी नहीं जितना रेशमी वस्त्र जो है फेमस है। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो रियान की अगर बात की जाए तो रियान जो है आजकल तो कई प्रकार के कृत्रिम तंतु बन गए हैं, जिनमें रियान भी एक है। तो रियान जो है एक प्रकार से कई विधियों के द्वारा बनता है, जैसे कि नाइट्रोसेलुलोज विधि के द्वारा बनता है। ठीक है, इसके अलावा इसको फ्रांस के थे काउंट हिलेरी चार्डोनेर महोदय ने 1884 ईस्वी में नाइट्रोसेलुलोज विधि का प्रयोग करके रियान का निर्माण किया। इसके बाद में बिस्कोप प्रक्रिया के द्वारा बना। बिस्कोप प्रक्रिया का सर्वप्रथम निर्माण ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे बेवन महोदय, क्रास और बीडल, 3 व्यक्तियों ने, बेवन, क्रास और बीडल महोदय ने 1892 ईस्वी में रियान का उत्पादन बिस्कोप प्रक्रिया के द्वारा किया। और इसके बाद में कुप्रामोनियम प्रक्रिया आई 1987 में। फिर उसके अंदर सेलुलोज एसीटेट विधि आई। तो कई प्रकार की विधियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया और चारों प्रक्रियाओं में जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है वो एक ही हैं और प्रत्येक प्रक्रिया में सेलुलोज पदार्थ को द्रव में परिवर्तित कर लिया जाता है। फिर उसके बाद में छोटे छोटे छिद्रों में से उसको निकाला जाता है। जब छोटे छिद्रों से निकलते हैं तो क्या होता है, और इसी प्रक्रिया को स्पिनरेट्स कहते हैं और एक प्याले के समान होता है ये, जिसके सिरे पर छोटे छोटे छेद होते हैं। और आप देखिएगा कि इसी प्रक्रिया के द्वारा जब छेदों से वो नीचे नीचे से समई बढ़ते हुए कभी आप मशीन से देखे होंगे घर में, तो ठीक उसी प्रकार से इसका भी निर्माण होता है। उसी छेदों से एक धागे निकलते लंबे लंबे, तो वही होते हैं रियान। तो ये होते हैं रियान के बारे में। अगला जो आपका है वो है नायलान। नायलान की अगर बात की जाए तो नायलान भी इसी प्रकार से कुछ इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। नायलान की अगर बात की जाए तो नायलान जो होता है ये खास करके कृत्रिम थर्मोप्लास्टिक तंतु है और संबंधित रासायनिक यौगिकों के एक वर्ग का नाम है पॉलीएमाइड। ठीक है, और मजबूती होती इसमें सिंथेटिक या मानव निर्मित तंतु है नायलान। और नायलान में मजबूती होती, टिकाऊपन होता है और चमक होती है इसमें, आसानी से सूख जाते हैं, जल्दी धुलाई भी हो जाती है इसकी, लटकनशीलता भी इसमें पाई जाती है। तो ये नायलान है। नायलान का आविष्कार किया था E.I. डुपांट महोदय ने, खास करके नैमर्स एंड कंपनी को इसका श्रेय जाता है। आपको बता दूं इस कंपनी के डॉक्टर वैलेसा और H. कैटोथर्स और अन्य रसायन कर्मचारियों ने मिलकर के इसका निर्माण किया था नायलान का। और नायलान के बाद में यहाँ पर बात की जाए पॉलिएस्टर, तो पॉलिएस्टर, लिनन यानी फ्लास्क, ये सब भी इसी प्रकार से तंतु हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। यानी कि नायलान के बारे में, नायलान के बाद में कौन सा है आपका पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर जो होता है ये पेट्रोलियम को ही बोला जाता है। पेट्रोलियम ही पॉलिएस्टर रेशे के उत्पादन में कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है और फिर उसके बाद में बनता है पॉलिएस्टर। इस पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता पॉलिएस्टर पर, और शीघ्र आग पकड़ने वाला तंतु है, तुरंत जो है आग पकड़ लेती है, परंतु धीरे धीरे जलता है ये। इसके अलावा नमी का जो प्रभाव पड़ता है पॉलिएस्टर पर, नमी का प्रभाव इस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डालता है। और ख़ास करके आप देखिएगा जो पॉलिएस्टर होता है, पॉलिएस्टर इस पर रंग आसानी से चढ़ जाता है। इसके अलावा रंग आसानी से चढ़ने के बाद में भी इस पर आप देखते हैं जो दाग या धब्बे कठिनाई से जब लगे होते हैं, मतलब धब्बे जो लगे होते हैं वो कठिनाई से छूटते हैं, मतलब दाग और धब्बे जल्दी नहीं छूटते हैं इस पे लगने के बाद में। धुलाई सुगमता से इसकी हो जाती है, लेकिन दाग धब्बे छुड़ाने में थोड़ा कठिनाई ज़रूर होती है। और इस पर अगर आप जो है अम्ल डालेंगे, मतलब कोई खट्टा पदार्थ डालेंगे इस पदार्थ पर, पॉलिएस्टर पर, तो एक प्रकार से ये कपड़ा ख़राब होने का संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा क्षार से इसको कोई हानि नहीं होती है। ठीक है, और सिकुड़न की बात किया तो इस प्रकार के तंतुओं से बने जो कपड़े होते हैं वो सिकुड़ते नहीं हैं। ठीक है, और इन तंतुओं से बने कपड़ों में कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते हैं। ये होते हैं आपके पॉलिएस्टर। इसके बाद में बात की जाए लिनन की, तो लिनन जो होता है वो भी इसी प्रकार से, इसको लिनन को फ्लास्क कहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा लिनन को क्या कहते हैं भैया, लिनन को एक प्रकार से फ्लास्क कहते हैं और ये भी इसी प्रकार का होता है। ठीक है, एक्रेलिक लिनन, ठीक है, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। लिनन जो होता है एक प्रकार की सन होती है और इसका तंतु जो फ्लास्क नाम का एक पौधा होता है, उसी पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। इसके पौधे की उचित वृद्धि के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है
और नमी इस पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। इस पौधे के परिपक्व हो जाने पर इसे जड़ सहित उखाड़ करके पानी में कई दिनों तक पड़ा रहने देते हैं, ताकि पानी में इसकी जो बाहरी छाल है गल करके स्वतः ही नष्ट हो जाती है। इसके अंदर जो तंतु होते हैं उन पर एक प्रकार से जो है पेक्टिन, मोम या अन्य गोंदीय पदार्थ चिपके रहते हैं, जिनको रासायनिक व यांत्रिक क्रिया के द्वारा उसको साफ कर लिया जाता है और उसके बाद में साफ किए हुए तंतु कोमल, चिकने और महंगे हो जाते हैं। लिनन का उत्पादन मुख्य रूप से अमेरिका, हॉलैंड, मध्य एशिया और फ्रांस और उत्तरी आयरलैंड में होता है। लिनन जो होता है वो एक प्रकार की सन होती है। सन आपको मैं बताऊंगा, एक पेटुआ नाम का वृक्ष होता है, भारत में पाया जाता है। तो जिस प्रकार से पेटुआ से सन निकाला जाता है, पहले बोया जाता था। जब आप मक्का वगैरह कभी अगर आपके यहाँ बोया गया होगा तो आपको पता होगा, मक्का के खेत में पहले पेटुआ बोया जाता था। हम लोग तो उसको पेटुआ के नाम से ही जानते हैं, बाकी उसको क्या कहा जाता है मुझे उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन पेटुआ होता था। मेरे खेत में भी बोया जाता था, मुझे पता है वो। तो पेटुआ वृक्ष जो होता था हरा हरा होता था और एक प्रकार से लंबा होता था, थोड़ा सा, मतलब हम लोगों से लगभग 2-3 लोगों के बराबर होता था। मतलब जैसे कि अब मान करके चलो कि 10-10 फुट का होता था। तो वृक्ष होते थे और उस पर हरी हरी चद्दर होती थी। उस पेटुआ को काटा जाता था, उसको पानी में कई दिनों तक हम लोग फेंक देते थे तालाब में जा करके। तो वो उसी में क्या होता था, उसी में एक प्रकार से गलता था वो, और फिर उसकी ऊपरी छाल जो होती थी थोड़ा थोड़ा निकलने लगती थी। फिर उसको हम निकाल करके लाते थे, उससे उसका ऊपर वाला पूरा चीज़ निकाल लेते थे, यानी कि उसका सन होता है, ऊपर वाली परत जो है उसको निकाल लेते थे और उसके ऊपर की परत को हम लोग छप्पर पर टांग देते थे, वो सूख जाती थी। और सूखने के बाद में क्या होता था, उसकी रस्सी बढ़ते थे। तो वो रस्सी बनने वाला जो सन होता है उसी प्रकार का एक प्रकार का पौधा होता है फ्लास्क। उसी फ्लास्क नामक पौधे से बनता है ये लिनन। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है लिनन। इसके बाद में जो अगला टॉपिक आपका है वो आपको पढ़ना है कौन सा, धागा या सूत। सूत का निर्माण कैसे होता है, इसके विभिन्न चरण जो है, धागा बनने की प्रक्रिया के कई सारे चरण होते हैं, उन्हीं चरणों के बारे में हम लोगों को पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद में कताई किसे कहते हैं, बुनाई किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और कताई और बुनाई के प्रकार, इसको हम लोगों को जान लेना है। ठीक है, तो कताई और बुनाई की अगर बात की जाए तो कताई को खास करके बोलते हैं स्पिनिंग। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, सूत भी कई प्रकार के होते हैं, धागे जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। यार्न जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में यार्न कहते हैं धागे को। ठीक है, एक होता है सामान्य सूत, एक होता है सम्मिश्र सूत, एक होता है नॉवेल्टी सूत और एक होता है वक्राकार सूत। ठीक है, और भी कई प्रकार के सूत होते हैं, जैसे कि नॉवेल्टी सूत में ही वक्राकार सूत होता है, परतदार सूत होता है, सर्पिल सूत है, रेटिने सूत है, कुंडलाकार सूत है, गांठ वाले सूत हैं, ग्रेंडल सूत है, स्ट्रेच सूत है, टेक्सचर्ड यार्न होते हैं वो भी सूत है। कताई जो होती है उसको स्पिनिंग कहते हैं। और कताई जो है खास कई प्रकार से की जाती है। कताई के भी कई प्रकार होते हैं, एक तो होता है यांत्रिक कताई, एक होता है रासायनिक कताई। रासायनिक कताई दीर्घाकार तंतु हेतु की जाती है, जैसे कि आर्द्र कताई, शुष्क कताई, मेल्ट कताई। यांत्रिक कताई में जो छोटे आकार की कटाई की जाती तंतुओं की, उसकी वो तंतु होते हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि अगर बात की जाए परंपरागत कताई होती है कुछ यांत्रिक तरीके से, और कुछ प्रत्यक्ष कटाई होती है। एक जैसे कि तकली या चरखा के द्वारा कताई की जाती है इसी में, एक यंत्र या रिंग के द्वारा, म्यूल फ्रोम के द्वारा कताई की जाती है। तो यांत्रिक कताई और रासायनिक कताई दो प्रकार की कताई होती है। तो इसी प्रकार से प्रश्न परीक्षा में ऐसा यही सब पूछा जाता है कताई और बुनाई को लेकर के। तो बुनाई भी इसी प्रकार से ही होती है कताई की जैसे ही। ठीक है, कटाई के बाद में फिर वस्त्रों को बनाया जाता है, उसकी बुनाई की जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। कई प्रकार की चीज़ें होती है, बुनाई भी कई प्रकार की होती है। साधारण बुनाई एक होती है, एक होती ट्विल बुनाई, एक होती सेटिन बुनाई जिसको साटिन बुनाई भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब बुनाई के प्रकार होते हैं, इन्हीं सभी के बारे में आपको पढ़ना होता है। यही सब परिभाषा और प्रकार इन सभी के बारे में आपको जान लेना है। इसके बाद में अच्छा मॉडल पेपर जो पड़ा हुआ है, हमारा दूसरा चैनल है, उसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। आपको बता दूं, एक कोई बंदा है यार, वो मेरी वीडियो को दूसरा चैनल बना करके रखा है, वो हमारा चैनल नहीं है। देखिए, शुक्ला स्टडी पॉइंट केवल मेरा चैनल है, BA क्रेकर मेरा चैनल है, ये दो चैनल हमारे चैनल है। ठीक है, तो ये दो चैनल जो है, इस पर जो वीडियो होगी वो मेरे द्वारा बताई गई होगी, और बाकी किसी चैनल पर अगर मेरी कोई वीडियो मिलती है तो उस पर मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको बता दूं, कोई लड़का है वो हमारी वीडियो को डाउनलोड करता है यूट्यूब से और वही वीडियो डायरेक्ट पूरी वीडियो डाल देता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, शुक्ला स्टडी पॉइंट 2 करके उसका चैनल है, तो वो देखिएगा भाई, उस पर क्या है कि वो 2 करके लिख दिया पीछे। अब इससे आपको लगेगा कि वो शुक्ला स्टडी पॉइंट का ही चैनल है, हमारा चैनल ही है, लेकिन वो हमारा चैनल नहीं। हमारे चैनल में केवल शुक्ला स्टडी पॉइंट है बस। ठीक है, तो सारी वीडियोस हमारी डाल देता है।
तो ये थोड़ा सा आप देखने का प्रयास करेंगे कि आप हमारे चैनल पर जो वीडियो पड़ेगी वही हमारी आधिकारिक वीडियो है, ऑफिशियल वीडियो है। बाकी किसी वीडियोज़ में एक प्रकार से जो किसी दूसरे चैनल पर पड़ी हुई है उससे कोई मेरा उसका मतलब नहीं है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो हमको पढ़ना है सिलाई मशीन की रचना कैसे होती है और विभिन्न पुर्जों का चित्र, यानी आपसे एक प्रश्न पूछता है कि सिलाई मशीन जो होती है उसकी रचना विधि पूरी बताएं और इसके एक प्रकार से उसका सचित्र वर्णन करें, मतलब चित्र भी आपको बनाना पड़ेगा सिलाई मशीन का। ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है, ठीक है। इसको आपको जान लेना है। सिलाई मशीन का सचित्र वर्णन आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न आता है। इसके अलावा 10वें टॉपिक से आपका प्रश्न बनता है वस्त्रों या परिधान के चयन को प्रभावित करने वाले जो तत्व होते हैं कारक, जैसे मौसम हो गया, परिवार कैसा है, आय के स्रोत कैसे हैं, तमाम प्रकार के फैक्टर होते हैं जो कि प्रभावित करते हैं किसी व्यक्ति को परिधान चुनते समय कपड़ा की हमको कौन सा कपड़ा खरीदना है, कौन सा कपड़ा पहनना है, इसको लेकर के कई सारे तत्व होते हैं जो कि प्रभावित करते हैं। तो ये सब एक प्रकार से आपको थोड़ा सा जान लेना है। इन सभी के बारे में मैंने मॉडल पेपर में ऑलरेडी बताया हुआ है। मैं आपको बता रहा था हमारा चैनल है दूसरा BA क्रैकर यूट्यूब चैनल, ठीक है, BA क्रैकर यूट्यूब चैनल। तो BA क्रैकर यूट्यूब चैनल पर आप लोग जाइएगा, वहीं पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसी में होम साइंस की लगभग 15 से 16 वीडियो आपको मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। तो आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो BA क्रैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जो पड़ी हुई वीडियोज़ है उन सभी को देख डालिएगा। जो 2022 में वीडियोज़ हुई हैं उनको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवा दिएगा, तो आप लोग इस चैनल पर जा करके पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो उसमें आपको वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसको मॉडल पेपर में मैंने इस प्रश्न का उत्तर पूरा बताया हुआ है, तो आप वहाँ पर जान पाएंगे। अगला टॉपिक जो हमको तैयार करना, गृह प्रबंध का अर्थ क्या होता है, परिभाषा, उद्देश्य, महत्व और बाधाएं। गृह प्रबंधन का अर्थ क्या है उसकी परिभाषा जान लेनी है, यानी कि जो है फैमिली मैनेजमेंट होता है, गृह प्रबंध होता है, गृह का आयोजन करना होता है, कैसे कैसे हमको बजट बनाना है, कैसे हमको कार्य करना है और किस हिसाब से हमको एक प्रकार से लोगों की देखभाल करना है, बच्चों की देखभाल करना है। इसमें कई प्रकार की चीज़ें आती हैं वस्त्रों के चुनाव करते समय और कई प्रकार की चीज़ें। गृह प्रबंधन में पूरा का पूरा घर का जो मैनेजमेंट होता है वो सब आता है। तो गृह प्रबंध का अर्थ, परिभाषा, इसका क्या उद्देश्य है गृह विज्ञान की दृष्टि से, इसका क्या महत्व है दैनिक जीवन में, और इसका गृह विज्ञान में एक स्त्री जब गृह प्रबंधन करती है या गृह का मैनेजमेंट करती है, घर का मैनेजमेंट करती है, तो उसके सामने कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं को भी आपको पढ़ लेना है थोड़ा सा। इसके अलावा हमको और क्या जानना है भाई, इसके अलावा हम लोगों को पढ़ना है गृह प्रबंध में मूल्य, लक्ष्य और स्तर। गृह में मूल्य यानी कि जो वैल्यू होती है, जो लक्ष्य होता है, टारगेट होता है, और जो स्तर होता है यानी कि स्टार्टिफिकेशन जो होता है, यानी स्टार्ट जो स्तर होता है वो क्या होती है, भूमिका क्या होती है गृह प्रबंध में, मूल्य, लक्ष्य और स्तर। ये तीन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है खास करके गृह प्रबंध में। तो मूल्य, लक्ष्य और स्तर के बारे में आपको जान लेना है। तीसरा, थकान किसे कहते हैं, एक होती है एक प्रकार मानसिक थकान, एक होती है शारीरिक थकान। तो थकान क्यों उत्पन्न होती है, थकान के प्रकार कौन कौन से हैं और थकान को दूर करने के कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। थकान को दूर करने के उपाय में कार्य सरलीकरण भी आपका इंपॉर्टेंट है। कार्य सरलीकरण में आप देखते हैं, पहले मैंने आपको शुरुआत में इसीलिए आपको समझा दिया कि कई प्रकार की मेहनत करनी पड़ती थी पहले स्त्रियों को। आजकल स्त्रियों को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी पहले की स्त्रियों को करनी पड़ती थी, और इसीलिए आजकल की स्त्रियों को जिम वगैरह की आवश्यकता पड़ती है। पहले स्त्रियां बहुत मेहनत करती थी, ठीक है, और इसके कारण से मेहनती होने के कारण से उनको बीमारियां भी कम होती थी और उनकी सेहत भी ठीक ठाक रहती थी, ठीक है, और एक प्रकार से बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन यापन होता था, अपने बच्चों की देखभाल भी अच्छे तरीके से कर पाती थी। लेकिन आजकल क्या है, थोड़ा सा काम जो है वो सरल हुआ है, कार्य सरलीकरण के द्वारा नए नए यंत्रों का आविष्कार हो गया जिनके माध्यम से आप तुरंत रोटी फुलाने, अगर आप नहीं जानती हो तो उसकी भी मशीन आ गई है कि रोटी बेल करके बस आप उसको थोड़ा तावे पे रख करके उसको मशीन में डालो, तुरंत रोटी फूल करके तैयार। इस प्रकार की टेक्निक आ चुकी हैं। आपको बता दूं, बस केवल आपको बैठा रहना है, थोड़ा सा दिशा निर्देश देना है, उसके बाद में सारी चीज़ें आपकी होती रहेंगी। तो कार्य सरलीकरण भी इसी प्रकार का होता है। और इसके अलावा पारिवारिक बजट, महिलाओं को एक प्रकार से खास करके एक जैसे पारिवारिक बजट, एक महीने की सैलरी मान लेते हैं 20,000 रुपये है किसी घर की, 20,000 रुपये एक महीने की सैलरी है। अब उसी सैलरी में क्या करना है, उस स्त्री को एक प्रकार से कपड़ा भी खरीदवाने जाना है बच्चों के लिए, उसके बच्चे को फीस भी देनी है, उसी में तेल, नमक, हल्दी, मिर्चा,
ठीक है। जो कुछ भी है उसकी पारिवारिक चीज़ें, वो बर्तन भाड़ा जो कुछ भी है सब कुछ उसी में मैनेज करना है 20,000 में। तो पारिवारिक बजट बनाना बहुत ज़रूरी होता है गृह प्रबंधन में। गृह प्रबंधन करते समय स्त्रियों को विशेष ध्यान देने की बात होती है कि कितनी आय है और कितना व्यय है। आय और व्यय का लेखा जोखा ही बजट कहलाता है। तो बजट बनाते समय भी कई बातों का हमको ध्यान देना होता है, और वो ध्यान देने की बात जो है खास करके हमारी आय क्या है, आय के साथ साथ हमको कुछ बचा करके भी चलना है, व्यय कितना है और व्यय के बाद में हमारी बचत कितनी हो रही है। और अगर बचत हो तो फिर उसके बाद में आप नई चीज़ों को खरीदें, आप जो श्रृंगार की वस्तु खरीदें। तो पहले आप ये देखें कि स्थितियाँ कैसी हैं और किस प्रकार से पहले खाना व्यवस्थित कर लें कि भाई खाने के लिए 1 महीने की हमारी व्यवस्था हो गया है। फिर उसके बाद में आप देख लें कि भाई हमारा घर अगर बारिश हो रही तो उसमें चुएगा या नहीं चुएगा, व्यवस्था कर ले ताकि जो है आप सुरक्षित रह सके, आवास आपका ठीक रह सके। फिर वस्त्र पर ध्यान दें। फिर उसके बाद में फिर आप अपने सज्जा सजावट पर सज्जा पर ध्यान दें। ठीक है। तो गृह प्रबंधन यही सिखाता है कि आप अपने बजट को कैसे मैनेज करती हैं, अपनी आय के हिसाब से किस प्रकार से खाना बनाने में चाहे किस प्रकार से हुआ। जैसे एक पुरुष है वो 1 लीटर तेल ला करके 1 महीने में दे देता है कि बस इसी में तुमको 1 महीने चलाना है, बाकी मेरे पास पैसे नहीं, मैं नहीं ले पाऊंगा। लेकिन अब स्त्री की दिमाग देखिए कि उसी तेल में वो दाल भी एक प्रकार से बनाती है, उसी तेल से सब्जी भी बनाती है। अगर कहीं पर बच्चा स्कूल जा रहा है और कह रहा कि मम्मी पराठा चाहिए हमको, तो उसी तेल में पराठा भी बनाती है। लेकिन ऐसे मैनेज करती है वह स्त्री कि 1 महीने तक वो चल जाता है। तो एक प्रकार से बजट वो होता है जिसमें आपको ये जानना होता है कि हमारे पास इतने संसाधन हैं और उन्हीं संसाधनों का प्रयोग करके हमको जो है इतने दिन तक चलाना है। ठीक है। तो पारिवारिक बजट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है गृह प्रबंधन में। और गृह प्रबंधन में खास करके जब आप इस प्रकार से पारिवारिक बजट बनाएंगी, निश्चित तौर पर गृह प्रबंधन जो है अच्छे तरीके से काम करेगा और आपका परिवार खुशहाल होगा, जीवन यापन अच्छे तरीके से होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझा, जाना और परखा। निश्चित तौर पर आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को जान लिया होगा। तो ये एक प्रकार से चीज़ें जो मैंने आपको बताई गृह विज्ञान से रिलेटेड, वस्त्र विज्ञान, परिधान का परिचय और परिवार संसाधन प्रबंध, इन्हीं टॉपिक से प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो इन टॉपिक्स को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया मॉडल पेपर जो हमारे चैनल पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्टिव का भी पड़ा हुआ है BA क्रैकर यूट्यूब चैनल पर, और लिखित का भी मॉडल पेपर पड़ा हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव का भी देख लीजिएगा, लिखित का भी देख लीजिएगा। दोनों का आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो दोनों वीडियोज़ को आप देख लीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। जय हिंद जय भारत। एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। ओके ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।